नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीएमसी चुनाव में वोटर्स की उंगली से मिट रही है स्याही। मुंबई नगर आयुक्त बोले जांच होगी। वोटिंग व्यवस्था पर सवाल, वोटर लिस्ट में नाम गायब। मुंबई में बीएमसी चुनाव के दौरान इस्तेमाल हो रही मतदान स्याही को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कई वोटर्स और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि वोट डालने के बाद उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही आसानी से मिट रही है। गुरुवार को वोट डालने वाले कई वोटर्स का कहना है कि उनकी उंगलियों पर स्थायी स्याही की जगह पेन मार्कर जैसे मार्कर का इस्तेमाल किया गया, जो थोड़ी देर में ही मिट जा रहा है। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा है कि इस मामले से जुड़ी सभी शिकायतों की जांच की जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव प्रबंधन को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एनसीपी एसपी के प्रवक्ता अनीश गवांडे ने आरोप लगाया है कि राज्य भर में वोटिंग व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई है। अनीश गवांडे का कहना है कि बड़ी संख्या में मतदाता फिजिकल वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जबकि चुनाव से जुड़ी कई वेबसाइटें ठप पड़ी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कई मतदान केंद्रों को मर्ज कर दिया गया है, नाम इधर उधर कर दिए गए हैं। मेरा नाम एक बूथ पर है, जबकि मेरे माता पिता का नाम बिल्कुल दूसरी जगह के बूथ पर डाल दिया गया है। ये बेहद शर्मनाक और परेशान करने वाली स्थिति है। गवांडे ने अपनी पोस्ट के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं, जिनमें मतदाता बूथों पर हो रही अव्यवस्था को दिखाया गया है। बीएमसी चुनाव में वोटिंग के दौरान अफरा तफरी, नाम ढूंढने के लिए बूथों के चक्कर लगा रहे लोग। मुंबई में बीएमसी चुनाव के दौरान आर सेंट्रल और आर नॉर्थ वार्ड में मतदान की सुबह ही अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इन वार्डों में मुंबई के पश्चिमी उपनगरों के बोरीवली और दहिसर के कई इलाके शामिल हैं। कई मतदाताओं ने शिकायत की कि मतदान केंद्रों पर मौजूद वोटर लिस्ट और बीएमसी की ऑनलाइन डेटाबेस में दिए गए मतदान केंद्रों के विवरण में गंभीर अंतर पाया गया। वोटर्स का कहना है कि उन्हें अपना नाम ढूंढने के लिए 2 से 3 अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाना पड़ा, तब जाकर कहीं उनका नाम मतदाता सूची में मिला। इस अव्यवस्था की वजह से कई वोटर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और मतदान की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। आईपैक पर छापे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सिब्बल बोले, चुनाव से पहले छापेमारी की क्या जरूरत थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक सलाहकार संस्था आईपैक के दफ्तर पर हालिया छापा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण मंशा से डाला गया। ममता बनर्जी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी को पूरी जानकारी थी कि आईपैक के दफ्तर में चुनाव से जुड़ा संवेदनशील और गोपनीय डेटा मौजूद है, फिर भी एजेंसी ने जानबूझकर वहीं छापा मारा। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव से पहले छापेमारी की क्या जरूरत थी। जब कोर्ट ने कहा कि अगर एजेंसी को कुछ जब्त करना होता तो वो कर लेती, तो इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि भले ही दस्तावेज जब्त नहीं किए गए हों, लेकिन अधिकारी तस्वीरें ले सकते थे या संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बना सकते थे। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी बोली, ममता ने दस्तावेज चुराने की हिम्मत की। ईडी बोली, फिर चोरी का आरोप ईडी पर ही लगा दिया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि ममता बनर्जी ने आपत्तिजनक सामग्री अपने पास रख ली, जो कानून के अनुसार चोरी की श्रेणी में आता है, और इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से ईडी पर ही आरोप लगाया। तुषार मेहता ने कहा कि ईडी अधिकारियों ने अपनी पहचान पत्र दिखाए थे, फिर भी आपत्तिजनक सामग्री अपने कब्जे में लेना और बाद में उसे लेकर एजेंसी पर ही आरोप लगाना, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, यह मामला बेहद गंभीर है और कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुनेगा। कोर्ट ने कहा कि वो पूरे मामले की गहराई से जांच करेगा और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना क्या हुई फेल, आंकड़ों से हुआ खुलासा। 8 महीने में सिर्फ 4% बजट खर्च हुआ। पीएम इंटर्नशिप योजना यानी PMIS की जमीनी हालात अब सरकारी आंकड़ों में साफ नजर आ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 8 महीनों में इस योजना पर बहुत कम खर्च हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच अपने कुल बजट का सिर्फ करीब 4% ही खर्च किया। मंत्रालय को इस साल 11,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मिला था, लेकिन 8 महीनों में केवल 500 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा ही खर्च हो सका। इस बजट का लगभग 94% हिस्सा यानी 10,800 करोड़ रुपए से ज्यादा पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए रखा गया था। इससे साफ होता है कि योजना पर खर्च कम होने की वजह से ही मंत्रालय का कुल खर्च भी बेहद कम रहा।
ये पहली बार नहीं जब इस योजना का प्रदर्शन कमजोर रहा हो। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में भी मंत्रालय का बजट 2667 करोड़ से घटाकर 1078 करोड़ रुपए कर दिया गया था, क्योंकि बड़ी राशि खर्च ही नहीं हो पाई थी। उस साल असली खर्च केवल 680 करोड़ रुपए रहा। बता दें, इससे पहले भी पीएम के नाम की कई योजनाएं फेल साबित हो रही हैं। ट्रंप बोले, अमेरिकी दबाव के कारण ईरान में फांसी रुकी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की योजना फिलहाल रोक दी है। ट्रंप ने यह बात बुधवार को अपने ओवल ऑफिस में कही। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से मिली है। ट्रंप के मुताबिक हमें बताया गया कि ईरान में अब हत्याएं रुक रही हैं और फिलहाल किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। ईरान में हिंसा पर विदेश मंत्री का बड़ा बयान, मौतों का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। बोले, ट्रंप ना दोहराएं जून वाली गलती। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने देश में बड़े पैमाने पर मौतों के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और आरोप लगाया है कि इस पूरे संकट के पीछे इजरायल की साजिश है। उन्होंने अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान में मौतों की संख्या हजारों में नहीं बल्कि सैकड़ों में है। अरागची ने कहा कि हालिया हिंसा असल में विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि आतंकवादी गतिविधियां थीं। उनके मुताबिक बाहर से आए आतंकवादी तत्वों ने हालात बिगाड़े। उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला किया, आईसिस की तरह आतंकी तरीके अपनाए, पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाया, उनके सिर काटे और आम लोगों पर गोलीबारी की। उन्होंने दावा किया कि 3 दिनों तक ईरान में असल में आतंकियों से लड़ाई चल रही थी, न कि प्रदर्शनकारियों से। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार हालात पर पूरी तरह काबू में है और हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा, हम पूरी तरह नियंत्रण में हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि समझदारी से काम लिया जाएगा और हालात को बड़े टकराव में बदलने से रोका जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को संदेश देते हुए अरागची ने चेतावनी भरी लहजे में कहा कि जून में जो गलती आपने की थी उसे दोबारा मत दोहराइए। अगर असफल नीति को फिर अपनाया जाएगा तो नतीजा वही होगा। ट्रंप बोले, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए। बोले, कोई रास्ता निकलेगा। डेनमार्क ने कहा, कब्जा पूरी तरह अस्वीकार्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर कोई समाधान निकल सकता है। ये बयान उन्होंने वॉशिंगटन में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिया। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और डेनमार्क के बीच बेहद अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने दोहराया कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ गंभीर मतभेद होने की बात कही। उनका यह बयान व्हाइट हाउस में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद आया। इस बैठक में ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री भी मौजूद थीं। रासमुसेन ने बताया कि उनकी बातचीत अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ खुलकर हुई और बैठक का माहौल रचनात्मक रहा, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद कर रहे हैं, जो डेनमार्क के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है। रासमुसेन ने कहा कि हमने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है, ये हमारे हित में नहीं है। करीब 1 घंटे चली इस बैठक से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। तनाव के बीच ईरान ने बंद किया अपना हवाई क्षेत्र। ट्रंप का दावा, ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुकी। ईरान ने गुरुवार तड़के एक बार फिर अपने हवाई क्षेत्र को सभी कमर्शियल विमानों के लिए बंद कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब अमेरिका के साथ ईरान के रिश्तों में भारी तनाव बना हुआ है। खासकर देश में चल रहे प्रदर्शनों पर सरकार की सख्त कार्रवाई के बाद ईरानी विमानन विभाग की ओर से पायलटों को जारी नोटिस में बताया गया है, ये पाबंदी स्थानीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे तक लागू रहेगी। इससे पहले भी ईरान ने कुछ घंटों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया था, लेकिन तब इसकी अवधि लगभग 2 घंटे की ही थी। सबसे अहम बात यह है कि ईरानी सरकार ने इस फैसले के पीछे कोई ठोस वजह सार्वजनिक नहीं की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.